Now next concept is dimension of business environment and this is the most important concept of this chapter. इसके आने के पूरे पूरे चांसेस। प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो जाए। कितनी डायमेंशंस हमने स्टडी की थी? 5 डायमेंशंस। कितनी डायमेंशंस हमने स्टडी की थी? 5 डायमेंशन। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। ये 5 डायमेंशन हमने स्टडी की थी, राइट। तो देखो सबसे पहले आता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। फर्स्ट डायमेंशन आती है आपकी, दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगर मैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करता हूँ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या? देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इन्फ्लेशन रेट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। चेंज इन द इनकम ऑफ पीपल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जैसे डीमोनेटाइजेशन वगैरह हुआ था, वो क्या? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। प्राइस लेवल बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है, प्राइस बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें अफेक्टेड होती है। चीजें महंगी हो जाती है तो डिमांड क्या होती है? कम होना शुरू हो जाती है, जिससे प्राइस लेवल पर भी फर्क आना शुरू हो जाता है। ये सारी की सारी चीजें किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बिजनेस लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर बैंक वाले इंक्रीज कर देते हैं तो क्या लोग ज्यादा लोन लेंगे या नहीं लेंगे? कम लेंगे। तो अगर लोन कम लेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम होगा। सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब आप इंटरेस्ट रेट की, जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये आपका, और देखो प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी को इफेक्ट करेगा। तो जीडीपी किसका पार्ट होता है? पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो समझ में आ रहा है कैसे कनेक्टेड है? तो क्या कहा आपने? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब इट हैज इमीडिएट एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन अ बिजनेस। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक वालों ने बढ़ा दिया, किस पर? लोन्स पर। कौन से लोन पर? बिजनेस लोन पर। तो इससे बिजनेस इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना, कि भैया आप बिजनेस लोन कब लोगे तो आप इन्वेस्टमेंट कब करोगे, इन्वेस्टमेंट कब होगी तो प्रोडक्शन इफेक्ट होगी। तो कहीं ना कहीं चीज बिजनेस को इफेक्ट कर रही है। हो रहा है ना ऐसा? इन्फ्लेशन रेट भी बिजनेस को इफेक्ट करेगा। लोगों की इनकम अगर कम होगी तो इससे आपके बिजनेस पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? लोगों के पास पैसा होगा तभी तो वो आपके प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। लोगों का पैसा ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ से होगी? आप ये नहीं सोच सकते कि भैया नहीं, लोगों की इनकम बढ़ रही है, कम हो रही है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे अपने बिजनेस से फर्क मतलब है। नहीं, अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो तो ये आपकी गलत सोच है। इसका मतलब आप बिजनेस एनवायरनमेंट से अवेयर ही नहीं हो, आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की नॉलेज ही नहीं है। लोगों की इनकम अच्छी होगी तो उसके हिसाब से ही आपको आगे, जैसे मान लो कि आप देख रहे हो कि आज के टाइम में जो इकोनॉमी है वो डाउन चल, जीडीपी की इतनी अच्छी है नहीं हमारी। जैसे भी कोरोना सिचुएशन में हो गया था, लोगों की इनकम को बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुई थी। अब उस टाइम पे आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसके रेट और ज्यादा बढ़ा रहे हो, अपडेट उसको अपडेट करके और ज्यादा महंगी चीजें आपकी मार्केट में आ रही है, तो क्या उसकी डिमांड आएगी? आपको पता है कि इस टाइम पे लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, या तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी आप बेशक उस पर एडजस्टमेंट करो या अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको थोड़ा कम करो। इससे चांसेस है कि लोग उसकी डिमांड करें, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि लोगों के पास अभी पैसा नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये सारी चीजों को स्कैन करना जरूरी है। जैसे आपको पता लगा कि बैंक ने बिजनेस लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कम कर दिया, तो आपको समझ में आ रहा है कि भैया ये मौका है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि पहले के कंपैरेटिवली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो गया? वो कम हो चुका है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम बैंक से लोन लेके एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि भैया अभी के टाइम पे बैंक ने क्या किया है? अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक ने उसको इंक्रीज कर दिया। तब आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी हमें क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए। दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जो इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा क्या है? बढ़ा हुआ है। तो इन सभी चीजों की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, तभी तो अपने बिजनेस को क्या कर पाओगे? ग्रो कर पाओगे। तो देखो, are some economic factor which could affect the business firm. Economic environment may offer opportunities to a firm or it may put constraint. भैया इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ गई। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, पर ये चीज आपको समझनी होगी। इकोनॉमी जो है अच्छी ग्रो कर रही है, लोगों के पास अच्छा पैसा, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो आपको पता है कि दिस इज द राइट टाइम
कि हम अपनी प्रोडक्शन को क्या करें, बढ़ाएं, क्योंकि मार्केट में डिमांड क्या है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ी हुई। लोगों के हाथ में पैसा नहीं है तो आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन करोगे, खरीदने वाले नहीं होगा तो प्रोडक्शन किसके लिए कर रहे हो? तो ये सारी चीजों के अकॉर्डिंगली ही आगे बढ़ा जाता है। जैसे आप एक और एग्जांपल देता हूँ, पीछे पीछे क्या हुआ था कोरोना टाइम पर, कि थिएटर्स वगैरह खुल भी गए थे तो भी जो टॉप मूवीज थी वो रिलीज नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको पता था लोग अभी थिएटर्स में नहीं जाएंगे। था ना ऐसा? तो इसका मतलब क्या कहता है, वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझ रहे थे कि लोग अभी मेंटली और फाइनेंशियली भी इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि वो थिएटर में जाए और 300 और 400 पर टिकट्स पर मूवी को देखे। तो आपने देखा होगा क्या होना शुरू हो गया, फिर हॉटस्टार में आना शुरू होगी, क्योंकि लोग उस टाइम पे उसी चीज की डिमांड। और आज भी आप देखो कितनी सारी मूवी जो बहुत जल्दी हॉटस्टार में आते हैं, कुछ तो रिलीज ही हॉटस्टार में हो रही है, ऐसे भी हो रहा है। हो रहा है ना ऐसा? क्योंकि समझ में आ रहा है कि लोगों का जो रुझान है वो किस तरफ जा रहा है। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या लिखा हुआ देखो, इकोनॉमिक एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा इनकम, मनी सप्लाई, बैंकिंग सिस्टम, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, टैक्स रेट, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। ये सारे की सारी किस चीज का पार्ट है? जैसे कि देखो जीएसटी, जीएसटी का आना, कि भैया एक ऐसा टैक्स आएगा जो सभी जो 20 और टैक्सेस को क्या करेगा, मर्ज करके अब एक ही टैक्स आएगा, इससे टैक्स इवेशन ना हो। इसका आना ये तो आपका क्या है, ये लीगल एनवायरनमेंट है। लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा जीएसटी का, वो क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। समझ आ रहा है? तो यही कहा था, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, मनी सप्लाई। ये जो कंसेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, मनी सप्लाई की अभी हमने बात की, इनकम ऑफ पीपल। अब ये भी समझो वो भी तो मनी सप्लाई की तरह ही है। यस, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तब मनी सप्लाई बैंक क्या करता है, कंट्रोल करता है। बैंक नहीं चाहता कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े। क्यों? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो महंगे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, जिससे इन्फ्लेशन रेट और बढ़ेगा। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आती है वो आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होती है। पहले बताओ ये समझ में आ गया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक, अब कुछ एग्जाम्पल देखो। Due to the increase in per capita income and consistent GDP growth rate, India is emerging as most favorite destination for MNCs. अब अभी गुड़गांव में चले जाओ, नोएडा में चले जाओ, कितनी MNCs हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो जीडीपी है, अगर कोरोना वाला ये जो 2-3 साल का फेस हटा दिया तो कंसिस्टेंटली हमारा जीडीपी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। जो एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जो एमएनसीज को क्या देता है कि भैया इंडिया जो एक आइडियल प्लेस है जहां पर जाके हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि डे बाय डे इंडिया में क्या हो रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप ये समझो ना, एक प्राइवेट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है। जनरली हम जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कहाँ पर चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में करते हैं। यानी कि जो हमारा ट्रस्ट ज्यादा रहता है वो किस पर रहता है, प्राइवेट सेक्टर में। बिकॉज हमें पता है कि जो एफर्ट प्राइवेट सेक्टर्स में लगाई जाती है वो शायद गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं लगाई जाती, शायद का आपको पता ही है। अब थोड़ी चीजें चेंज हो रही है, लेकिन पहले तो बहुत ही बुरा। समझ में आ रही है मेरी बातें? ठीक है। ड्यू टू इजी इन अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, भाई देखो एसी एक लग्जरी आइटम में आता है, नहीं आता? आता है ना? ठीक है। लेकिन आज के डेट में तो अब हर दूसरे घर में आपको एसी दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनीज वाले हैं या जो बड़े बड़े ये जो शोरूम्स वाले हैं, उन्होंने इस चीज को समझा। भाई लेना तो चाहता है, लेकिन दिक्कत क्या होती है इंसान, पर्टिकुलर पर्सन के साथ, एक एवरेज इंसान के साथ क्या दिक्कत होती है कि एक साथ 50,000 रुपए किसी के पास नहीं होगी, कोई नहीं देता। मैक्सिमम लोग एक साथ 50,000 रुपए नहीं दे सकते। तो उन्होंने क्या किया, इस 50,000 को, या मानो कि किसी एसी की कॉस्ट 48,000 है, आपको कहा कि भैया आप एक काम करो, आप एक साथ 48,000 रुपये मत दो, हम इसको 12 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर। 12 इंस्टॉलमेंट का मतलब हर महीने आपको कितना कितना देना, 4,000। अब आप अपनी सैलरी से 4-4 हजार रुपये निकालना आपके लिए इजी है। फिर जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे क्या हुआ कि एसी जो है वो धड़ल्ले से इनके बिकना शुरू हो गया, बहुत बहुत ज्यादा डिमांड में आ गया एसी। समझ में आ गया? लेकिन ये कब हुआ, जब आपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझा कि लोगों के साथ इश्यू क्या है। अगर हम चाहते हैं हमारी सेल बढ़े, वी हैव टू अडॉप्ट दिस कंसेप्ट। ड्यू टू द इजी इन अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, इजीली जैसे लोन अवेलेबल होना शुरू हो गए फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक लाइक एसी, फ्रिज, मोबाइल फोन, डिमांड फॉर सच गुड हैज इंक्रीज्ड। समझ आ गया? आपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एनालिसिस किया और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने पॉलिसीज बनाई। ठीक है, क्लियर हो गया?
नेक्स्ट डायमेंशन आती है आपकी सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? देखो देखो भाई, हर जगह का अपना एक कल्चर होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, जितनी इंडिया में साड़ीज का बिजनेस चलता है, साड़ीज का बिजनेस चलता है, उतना बाकी के यूरोपियन कंट्री में तो चलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? या जितना बिजनेस यहाँ पे दिवाली के टाइम पर होता है, या जितना बिजनेस यूएसए में क्रिसमस के टाइम पर होता है, बाकी हर साल तो होता नहीं है। तो ये क्या होता है? ये एक अपॉर्चुनिटीज होती है, लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आप वहाँ की पर्टिकुलर जगह के, पर्टिकुलर कंट्री के, पर्टिकुलर प्लेसेस के सोशल एनवायरनमेंट को समझो, वहाँ के कल्चर को समझो। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वर्किंग कल्चर, कस्टम, लाइफस्टाइल कह लो। और मुझे यूरोपियन कंट्री में जाके गारमेंट्स का बिजनेस करना है और मैं सोच रहा हूँ कि यार वहाँ पे साड़ी का बिजनेस करते हैं, तो मेरे से बड़ा तो कोई बेवकूफ ही नहीं है। मैं तो कौन साड़ियाँ पहन, एक आदमी गलती से ले लेगा पीस, चलो यार कुछ है, ट्राई करके देखते हैं। नहीं ना? तो ये चीज आपको समझनी होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, या फिर जिस जगह पे जैसे कि मान लो आप एक बहुत बैकवर्ड एरिया में चले गए जहाँ लोग इतने एजुकेटेड नहीं, और वहां पे आपने मॉल्स ओपन कर दिया। आएंगे लोग, हवा खाएंगे एसी की, बैठेंगे और चले जाएंगे, फ्री में एसी, उनके लिए तो यही काम है। उनको पता ही नहीं है कि भाई, भाई जैसे आपके वो मॉल में वो लोग आएंगे, वो इतने एजुकेटेड नहीं है। एक तो उनको इन कंसेप्ट का पता ही नहीं है इतना। ठीक है, बस इतना समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ जाके तो भाई ठंडी हवा मिलती, और एस्केलेटर में मजे से धड़ल्ले से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये और आपके खराब कर जाएंगे। समझ में आ रही है बातें? तो बेसिकली क्या है, एक सोसाइटी आपको समझनी होगी कि भैया इतनी महंगी इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए जहाँ लोग पढ़े लिखे हो, जहाँ लोगों के पास एक अच्छी खासा फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, जिन लोगों को इन चीजों का पता हो, जो लोग इन चीजों का अफोर्ड कर सके। अब लोग स्कूटर से ऊपर नहीं जा रहे, वहां बीएमडब्ल्यू का शोरूम खोल के बैठे हुए। लोग आएंगे बाहर, गाड़ी के खड़े होते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं और बाहर, बस यही काम चल रहा है। पता लगे आप सेल्फी लेने का ही चार्ज ले रहे हो, भाई इस गाड़ी का खिंचाओगे तो 50 रुपए, इस गाड़ी का खिंचाओगे तो 100 रुपए, बस यही कमाई होगी। गाड़ी तो कोई निकल नहीं रही है, क्योंकि आपसे बड़े समझदार कोई है ही नहीं। तो यही आपको बताया जा रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाइजीन एटसेट्रा, इट आल्सो इंक्लूड एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम द बिजनेस व्हिच आर टर्म्ड एज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का सोशल एनवायरनमेंट में ये भी आता है कि भैया आपको सारे के सारे रिसोर्सेज जो है सोसाइटी से ही मिल रहे हैं, तो इन रिटर्न आप सोसाइटी के लिए क्या करो, ये भी मैटर करता है। तो आपका क्या फर्ज बनता है कि एज ए बिजनेसमैन आप जो प्रोडक्शन के मेथड है वो क्या हो, फ्रेंडली हो, यानी कि वो एनवायरमेंट को हार्म ना करे, और जो आपके प्रोडक्ट है उनका एक रीजनेबल प्राइस, ताकि लोगों का जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो, ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड आप कर पाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद एंड क्रिसमस इन इंडिया प्रोवाइड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स, राइट, गारमेंट बिजनेस एंड मैनी अदर रिलेटेड बिजनेस। अब लोगों को पता होता है कि इस टाइम पे इन चीजों की डिमांड होगी, जिनका इन चीजों से रिलेटेड बिजनेस है उनको पता है इस टाइम पे हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, तो नई नई चीजें लेके आते हैं, और इस टाइम पे अपनी प्रोडक्शन को भी क्या करते हैं, रेज कर देते हैं। होता है ना ऐसा? और एक और एग्जांपल देखो, डिमांड फॉर साड़ीज इन इंडिया आर कंसिडरेबली हाई वेयरएज ऑलमोस्ट नील इन यूरोपियन कंट्री। अब आप यूरोपियन कंट्री में इसका बिजनेस करने की सोच रहे हो, तो आपसे बड़ा कोई समझदार है ही नहीं। कब आप बिजनेस टाइकून बन जाओगे पता ही नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, नेक्स्ट डायमेंशन आती है हमारी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है भैया, जो भी टेक्निकल चेंजेस आ रहे हैं उनको अगर आप नहीं स्कैन कर रहे हो, नहीं समझ रहे हो, तो कहीं ना कब आप पीछे रह जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। जैसे पहले नॉर्मल बल्ब होते थे, लेकिन आजकल किसकी डिमांड है, एलईडी, और आप वो 100 वाट और 60 वाट के बल्ब भी बनाए जा रहे हैं, तो खरीदिए, खरीदेगा ही। आपको पता होना चाहिए भैया उनका टाइम गया। होता है ना एलईडी लाइट्स वगैरह जो होती है। इसके अलावा पहले नॉर्मल टीवी आते थे, अब वही बनाने में लगे हुए हो। तो लोग डिमांड किसकी कर रहे हैं, स्मार्ट टीवी की, और आपके पास है नॉर्मल टीवी। अब इसमें गलती किसकी है, आपकी गलती है ना, आपने एनवायरनमेंट को स्कैन ही नहीं किया, आपने टेक्नोलॉजी को समझा ही नहीं। एंड्रॉइड में 4G आ गया, 4G के अब तो 5G आने वाला है, आ भी क्या शायद, आ गया ना 5G। अब आपके पास अभी भी 4G, एक टाइम के बाद जब 5G आप आ गया, आपको समझ में आ रहा है, और कंपनी का जो फोकस है वो किस पर हो जाएगा, वो 5G पर हो जाएगा। और कंपनी जो भी एंड्रॉइड फोन बनाती है उनका फोकस किस पर होगा, वो 5G पर होगा, कि हमारा जो फोन है 5G को सपोर्ट करे। अगर आप अभी भी 4G को लेके बैठे रहोगे, तो आने वाले टाइम में आपके जो एंड्रॉइड फोन की डिमांड है वो खत्म हो जाएगी।
समझ में आ गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अच्छा देखो, ऑनलाइन एजुकेशन, लोग घर बैठे बैठे पढ़ा रहे हैं, है ना? कितने सारे यूट्यूब चैनल्स इस तरह से जिसमें सिर्फ टीचर्स जो ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर ही पढ़ा रहे हैं और अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं। लेकिन इन चीजों को उन्होंने समझा। अब जैसे देखो, आपकी क्लासेस हो रही है, ये साथ साथ रिकॉर्ड हो रही है, जब एग्जाम्स आएंगे इजीली आप अपने रिकॉर्डिंग्स को अपने चैनल पर जाके अपना क्या कर सकते हो, प्ले करके सारा रिवीजन कर सकते हो। अब किसी का किसी भी सब्जेक्ट का कोई पेपर होता है या कंसेप्ट कोई देखना होता है, चैनल पर जाते हो, उस टॉपिक को देखते हो और अपना सारा रिवीजन कर सकते हो। पहले तो नहीं था ऐसा, लेकिन इस चीज को समझना जरूरी है। अगर हम नहीं समझ रहे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। इट इंक्लूड फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन which provide new ways of producing goods and services and new methods and technique of operating business. A businessman must closely monitor the technological changes. ये बहुत जरूरी है, देखो यहाँ पे मस्ट आया है, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप जो भी टेक्निकल चेंजेस आ रहे हैं उसको आप मॉनिटर करो, taking place in the industry as it help in facing competition and improving the quality of the product. For example, demand for LED smart HD TVs instead of LCD TVs, use of artificial intelligence in various companies, etc. With the introduction of 4G internet facility in India, all the cell phone manufacturing companies need to manufacture 4G supported format. ऐसे हुआ था, लोगों ने 3G को बंद कर दिया था और किस पर चले गए थे, 4G पर, तो उसके हिसाब से उनकी डिमांड भी बढ़ गई थी। ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स रिलेटेड टू ऑनलाइन एजुकेशन, टीचर्स आर नाउ टीचिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। बैठे बैठे पूरी दुनिया को पढ़ा सकते है ना। यहाँ पर ये तो नहीं कि मैं दिल्ली में हूँ तो मैं दिल्ली के बच्चों को ही पढ़ा सकता हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू आप पंजाब, दिल्ली, इंडिया से बाहर भी आप कवर कर सकते हो। समझ आ रही है बात? ठीक है। 4 डायमेंशन आती है आपकी पॉलिटिकल एनवायरमेंट। भैया आप सिंपल सी बात देखो, अभी आपने देखा कि इंडिया का जीडीपी जो है कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, ठीक है? तो बहुत सारी एमएनसी जो इंडिया में आ रही है, सिर्फ एक यही रीजन थोड़ी ना है। गवर्नमेंट अगर स्टेबल होगी, गवर्नमेंट के जो लॉज है वो स्ट्रिक्ट होंगे, जैसे कि आप इंडिया का एग्जांपल देखो, जैसे कि बाहर से जो भी ये कंपनीज आती है इंडिया में, आप इन्वेस्टमेंट करती हैं, अगर इनका कोई भी इश्यूज आते हैं तो इनके लिए क्या है, फास्ट ट्रैक बनाई गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चलता है, इससे जो भी इनके ग्रीवियंसेस होते हैं, जो भी इनके इश्यूज होते हैं, उनको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए। जब ऐसे लॉज बनेंगे, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है इससे उनको क्या मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि यहाँ पर हम सेफ है, वी आर इन द सेफ है। आप किसी ऐसी कंट्री में जाओ जहाँ जो गवर्नमेंट के पॉलिटिकल डिसीजन है उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं है, कब क्या रूल आ जाए या आपको कोई फेवरिज्म ही नहीं मिल रहा है, जैसे कि पाकिस्तान ले लो, सबसे परफेक्ट एग्जांपल। वहां के लोगों का खुद का ही नहीं पता तो बाकियों से क्या उम्मीद करूँ, है ना? आज की डेट में अगर वहां की बात की जाए तो वहां की जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है बहुत ही, तो वहां कौन सी एमएनसी आ रही है बताओ? कोई भी नहीं जा रहा, बल्कि जो वहां मुझे लगता है वो भी बाहर निकलने का सोच रही है, कब हम यहाँ से निकले। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है बहुत ही ज्यादा वर्स्ट है। इवन वो खुद ही इस चीज को मानते हैं, खुद ही कहते हैं। Changes in political situation also affect business organizations. Political stability build confidence among the business community, while political instability and bad law and order situation may bring uncertainty in the business activity. Ideology of the political party, attitude of government toward business की गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है भैया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉरेन इन्वेस्टर इस चीज पर बड़ा कि गवर्नमेंट ने जो है बिजनेस को लेके गवर्नमेंट का क्या रुझान है, क्या सोच है। किसी भी कंट्री में जाके अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं पहले इन चीजों पर मैं देखूंगा कि वहां का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है क्या, एक फॉरेन इन्वेस्टर को किस तरह से फेवरिज्म दिया जाता है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल पार्टी और कोलिशन गवर्नमेंट अफेक्ट द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, बैंगलोर एंड हैदराबाद हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलर लोकेशन फॉर आईटी ड्यू टू द सपोर्टिव पॉलिटिकल क्लाइमेट। कभी तो ये गवर्नमेंट और हैदराबाद जो है इतनी पॉपुलर, वहां पे देखो वहां पे जो आईटी सेक्टर है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है उसने इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। विदाउट हैविंग द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ये चीज पॉसिबल ही नहीं थी, तो ये क्रेडिट वहां की गवर्नमेंट को जाता। तो इसका मतलब क्या कि वहां का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन आती है आपकी, दैट इज लीगल एनवायरनमेंट। अगर मैं लीगल एनवायरनमेंट की बात करता हूँ, जितने भी लॉज आते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो जीएसटी का आना, ये क्या है, एक लीगल एनवायरनमेंट।
इट कॉन्स्टिट्यूट द लॉज एंड लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट। अच्छा देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करे तो आपको इन लॉज पर ध्यान देना जरूरी है। आप कोई चीज ऐसी बना रहे हो जो गवर्नमेंट ने बैन कर दी और आप बनाने में धड़ल्ले से लगे हो, ये देखो इस बार हमने 1000 की 10,000 यूनिट बना दी, पता लगे तो बैन हो चुकी है। अब इसमें गलती किसकी? आपकी गलती है कि आपने लीगल एनवायरनमेंट में फोकस नहीं था। समझ में आ रहा है? ठीक है। या गवर्नमेंट चाहते हैं कि जो ये चीजें आ रही है बन के उसमें चेंजेस होने चाहिए, आपने वो नहीं किए, क्या अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो? फिर आप नहीं बेच सकते। It constitutes the laws and legislation passed by the government, administrative order, court judgment, decision of various commissions and agencies. Businessman have to act according to various legislation. अब वो कब एक्ट करेगा? जब उसको इस चीज पर क्या करेगा? ध्यान देगा। And their knowledge is very necessary. जैसे कि आप एक एग्जांपल के तौर पे देखो, टू सिंप्लीफाई द टैक्सेशन सिस्टम गवर्नमेंट हैज पास गुड्स एंड सर्विस एक्ट in which 20 indirect taxes will be merged and tax evasion for businessmen will become difficult. या एक और एग्जांपल देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर वेयर बाय क्या ऑर्डर पास किया था कि लाइसेंस फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज नेसेसरी टू सेल। आप एसिड को ऐसे नहीं बेच सकते, अगर आपके पास लाइसेंस है तब भी आप एसिड को बेच सकते, क्योंकि आपने देखा पीछे पीछे बहुत ज्यादा केसेस हुए थे इसका, बहुत ही ज्यादा चीप लेवल पर इसका मिसयूज किया गया है, रात भी करने की कोशिश की जाती है। तो इसके लिए स्ट्रिक्टली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। अब आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप एसिड को सेल कर रहे हो तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा? सील हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने अभी बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिसाइडिंग टैक्स रेट क्या होना चाहिए ये एक इकोनॉमिक मैटर है, लेकिन टैक्सेशन उस टैक्स को लेके आना, लाइक जीएसटी का आना, वो एक लीगल मैटर है। समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर होगी सारी डायमेंशंस? कोई डाउट? समझ में आ गया सारा कंसेप्ट? ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर 3 है ये भी हमारा रिवीजन सीरीज में कंप्लीट होता है। ठीक है।